अचानक विक्रम के पीछे एक बहुत बड़ी और भयानक परछाई उभरी। तीनों विक्रम से दूर हटने लगे। विक्रम ने जब कांपते हुए पीछे देखा तब उन्होंने देखा कि वो बिजुका ठीक उसके पीछे खड़ा है। विक्रम की आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। विक्रम को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसके लंबे हाथ विक्रम के गले पर कस गए। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी। विक्रम की आंखों से खून बहने लगा और विक्रम की सांसें थम गई। अचानक बिजुका ने विक्रम को जमीन पर फेंक दिया। नीरज, अजय और सुरेश भागने लगे, लेकिन पीछे से एक भारी भरकम परछाई उनका पीछा करने लगी। तीनों दोस्त जब भागकर काला खेत की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पीछा कोई नहीं कर रहा है। सब बच्चे घर पहुंचे और सब बात घर के लोगों को बताई। बहुत से गांव वाले एक साथ मशाल लिए हुए इकट्ठा हुए और काला खेत की ओर बढ़े। और जो काला खेत में उन्होंने देखा वह देखकर सब कांप उठे। विक्रम का शरीर पूरी तरह नीला था और किसी बिजुका की तरह खेत में लगा हुआ था। उसका मुंह सिला हुआ था और शरीर पर बहुत से खरोच के निशान थे। विक्रम का शरीर वहां से निकाला गया। अरे भाई, जला डालो इस बिजुका को। गांव के कुछ लोगों ने गुस्से में आकर बिजुका को आग लगा दी। बिजुका वहीं जल कर राख में बदल गया। सब लोगों को लगा कि बिजुका का खेल यहीं खत्म हो गया। लेकिन अगली सुबह पूरे गांव से लोग गायब थे जिन्होंने उस बिजुका को आग लगाई थी। जब उन्हें ढूंढा गया तो उनका शरीर काला खेत में किसी बिजुका की तरह लगा हुआ था। उन सब की आंखें और मुंह सिले हुए थे और वह बिजुका खेतों के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और गांव के लोगों को ही देख रही थी। सुरेश की घंगी बन गई। ये सब मरे हुए लोग हैं। सब लोगों को वहां से निकाला गया और सब लोग अपने घर चले गए। लेकिन अगली सुबह सुरेश गायब था। सुरेश का शरीर उसी खेत में बिजुका की तरह लटका मिला। उसका शरीर नीला हो चुका था। उसका चेहरा बुरी तरह नोचा गया था। उसकी छाती पर खून से लिखा था, अब तुम सब मरोगे। गांव वाले कांप उठे। बुजुर्ग ने कहा, किसी ने उस बिजुका को गुस्सा दिला दिया है। अब नीरज और अजय को यकीन हो गया था कि कोई बहुत बुरी शक्ति गांव में जाग चुकी थी और वो शक्ति यहीं नहीं रुकने वाली थी। नीरज ने अपने पिता रमेश को सब कुछ बता दिया। रमेश ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा आनंद को जाकर सब कुछ बता दिया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जिस बिजुका को विक्रम ने पत्थर मारा वो कोई साधारण बिजुका नहीं था। बात है साल 1990 की। इस गांव में एक किसान था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत गरीब था और मेहनती भी। एक दिन गांव के जमींदार ने उसकी पूरी फसल में आग लगा दी और फसल को बचाते बचाते रघु भी उस आग में जलकर मर गया। वह खेत आग लगने की वजह से पूरा काला पड़ चुका था और उसका नाम काला खेत रख दिया गया। उसके कुछ महीने बाद जमींदार ने उस खेत पर कब्जा कर लिया और खेती करवाने लगा। जमींदार के नौकर ने कहा, माली के पक्षी बहुत ही अनाज खा रहे हैं, क्यों ना यहाँ एक बिजुका लगा दें। जमींदार को नौकर का सुझाव अच्छा लगा और अगले ही दिन वहां पर एक बिजुका लगा दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद जमींदार की लाश एक बिजुका की तरह उसी खेत में मिली। बाद में पता लगा कि वो नौकर और कोई नहीं बल्कि रघु का छोटा भाई बिरजू था, जो तंत्र मंत्र में माहिर था और उसने ही तंत्र मंत्र से रघु की आत्मा को बिजुका में डाल दिया था। मेरे भाई, अपनी मौत का बदला ले, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। रघु की आत्मा उस बिजुका में समा गई और अगले ही दिन जमींदार की लाश एक बिजुका की तरह ही खेत में थी। रमेश घबरा गया। रमेश ने घबराकर पूछा, अब क्या करें बाबा? बाबा आनंद बोले, अब वो बिजुका नीरज और अजय के पीछे पड़ चुका है। रघु की आत्मा को मुक्ति देना मेरे बस की बात नहीं। मैं इस बिजुका को खेत में ही कैद कर सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ गलती हुई तो मैं नीरज और अजय को नहीं बचा पाऊंगा। रमेश, बाबा आनंद, अजय और गांव के कुछ लोग रात के 3 बजे काला खेत में पहुंचे। बाबा आनंद ने पूजा शुरू की, लेकिन तभी बिजुका ने अपनी जगह से चलना शुरू कर दिया। पूजा खेत के बाहर हो रही थी और वो बिजुका खेत के अंदर ही घूम रहा था। बाबा ने खेत के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया। नीरज और अजय ने बिजुका से माफी मांगी और बिजुका वापस अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया। गांव में सब कुछ शांत हो गया।
गांव वालों ने राहत की सांस ली। ये भयानक याद नीरज और अजय के मन में बस गई और कैसे सिर्फ एक मजाक ने उनके दो दोस्तों की जान ले ली। लेकिन अगली सुबह जब काला खेत को देखा गया तो वहां पर दो और नए बिजुका थे। लोगों का कहना था कि वो और कोई नहीं बल्कि सुरेश और विक्रम थे और वो दोनों अब नीरज और अजय का इंतजार कर रहे थे। और कहते हैं कि अब वो तीनों बिजुका रात भर काला खेत में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं